हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का पार्ट 2। और आज ये होना वाला है लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख के आइए। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इन सब चीज़ों को हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो ही आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं करा तो पहले आप वो कर दीजिए, चलो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। आ जाओ, तो आज क्या देखना है बेटा? लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या देखेंगे? लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास के बेस पे, किसके बेस पे? जब आप क्लास के बेस पे क्या करते हो, जब आप टैली लगाते हो या आप जब वैल्यूज काउंट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अगर आपकी क्लास इंटरवल क्या है बेटा, 20 और 30 है। ठीक है, अब जो 20 है वो इसी में आएगा, आपने यहाँ पे डैश लगा दिया। 22 भी यहीं आएगा, 25 भी यहीं पे आएगा, 28 भी यहीं पे आएगा। इज दैट क्लियर? और है क्या? और नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अपना क्या आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? टोटल लगाते हैं तो वैसे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूं, चलो अगर अपन इसके हिसाब से ले ले तो 4 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? बस 4 दिखा रहा है कि भाई 20 से लेके 30 तक जो मार्क्स है कितने हैं भाई? 4 है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स है? 4 है। अब यहाँ पे क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या हो जाती है? एग्जैक्ट वैल्यूज क्या हो जाती है? मिस हो जाती है, यानी एक तरह से बोलें कि इंफॉर्मेशन का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। आ जाओ देखते हैं। सो ग्रुपिंग डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल हेल्प सिंप्लीफाई एंड अंडरस्टैंड इट। जब अपन डेटा को क्या कर देते हैं? ग्रुप कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में वो अपने को काय में हेल्प करता है? उसको सिंप्लीफाई कर देता है और समझने में भी क्या हो जाती है? बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जो उसको डिटेल्स हैं वो क्या हो जाती है बेटा? लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्लास है 2030, इसकी वैल्यूज इस तरह से दे रखी हैं 20, 22, 25 एंड 28। द टेबल ओनली शोज द टोटल काउंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी 6। ठीक है, 4 ले लेना। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। यहाँ पे क्या नहीं लेते? एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेते। सो ऑल वैल्यूज इन दैट क्लास आर अज्यूम टू बी इक्वल टू द क्लास मार्क। तो यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं कि भाई ये जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी जैसे यहाँ पे कितनी है? 1, ये हो गई 2, 3, 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 2030 के सामने जब आप टैली करने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे 4, तो 4 है फ्रीक्वेंसी। तो ये माना जाता है कि भाई ये जितने भी 4 मार्क्स हैं या 4 वैल्यूज हैं, ये किसके बराबर है? क्लास मार्क के बराबर या क्लास मार्क के आसपास है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बेटा? लोअर अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 25। लेकिन जरा वैल्यूज देखो आप, सिर्फ एक ही है जो 25 के बराबर है या उसके क्लोज है, बाकी सब क्या है? थोड़ी थोड़ी दूर है कि नहीं है ना? तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, इसलिए बोला गया ऐसा। ठीक है, सो फॉर द फर्दर कैलकुलेशन दिस लीड्स टू ए लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जब इन्हीं से फर्दर कैलकुलेशन किया जाता है, मीन मीडियन मोड निकाला जाता है, तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। बट इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट मेक्स द डेटा ईजियर टू वर्क विथ। लेकिन ये क्या है बेटा? ये एक्सेप्टेबल ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये डेटा को बड़ा ईजी कर देता है। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है किसके साथ काम करने में? डेटा के साथ काम करने में, कैलकुलेशंस करने में। इस वजह से इसे क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है? लॉस हो भी जाती है। तो चलो सेकंड क्या देखना था अपने को? नेक्स्ट मतलब सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनइक्वल क्लासेस। हाँ भाई, क्या होता है? अभी तक अपन ने क्या देखा था? इक्वल क्लासेस देखा था, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 50, है ना? अपन ने क्या देखी थी? इक्वल क्लासेस कैसी होती हैं? 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, ये कैसी हैं? ये इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। कैसी क्लास इंटरवल्स हैं? इक्वल। क्या होता है? अनइक्वल क्लास इंटरवल्स भी बनाई जाती हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स कब बनाई जाती हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल्स तब बनाई जाती हैं जब एक क्लास इंटरवल में ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है, या कुछ क्लास इंटरवल्स में क्या हो जाता है? ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उन क्लासेस में, उन क्लास इंटरवल्स में क्या बना दी जाती हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल्स बना दी जाती हैं। समझ में आया? देखो इधर मैंने इसमें एग्जाम्पल भी है, यहाँ देखते हैं। देखो तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, तो जो आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होती हैं आर मोस्ट यूजफुल स्पेशली व्हेन द डेटा इज क्राउडेड इन द मिडल। या तो डेटा क्या हो गया है? बिल्कुल क्राउड हो गया है एक ही जगह पे, एंड स्पार्स एट द एक्सट्रीम्स, या तो जो एक्सट्रीम्स हैं उनमें, मतलब जो एकदम एंड में है वहां पे डेटा क्या हो चुका है? आपका इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल इन अ टेबल मोस्ट स्टूडेंट मार्क्स 63 आउट ऑफ 100 फॉल इन द मिडिल क्लासेस। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 100 बच्चे हैं, 100 में से जो 63 बच्चे हैं जरा देखो उनके मार्क्स सिर्फ ये 3 क्लासेस में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो जब इस तरह का डेटा होता है, यहाँ पे आपकी 10 क्लासेस होंगी, कितनी क्लासेस होंगी 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 से लेके 80 to 90, 90 to 100, ठीक है। 10 क्लासेस होंगी, लेकिन इन 10 क्लासेस में से आप देखो सिर्फ जो 3 क्लासेस है, उन्हीं 3 क्लासेस में डेटा क्या हो गया, मेजर डेटा स्टोर हो गया, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 63 स्टूडेंट हैं, 60% डेटा सिर्फ कितनी क्लासेस में आ गया, 3 क्लासेस में आ गया। तो जब कैलकुलेशन किया जाएगा ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, मतलब जो अप्रॉक्सीमेटली आता है वैसे स्टैटिस्टिक्स में अपना रिजल्ट, तो वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, गड़बड़ ही आएगा। तो इसलिए क्या करा जाता है, जब इस तरह का डेटा होता है, यानी जब सेंट्रिक डेटा मिल जाता है, जब आपका डेटा कुछ ही क्लास इंटरवल्स में इकट्ठा हो जाता है, मोस्ट ऑफ द डेटा, तो फिर ये जो क्लास इंटरवल्स, मतलब ये जो क्लासेस है ना, इनको और डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे इनको और इधर क्लास इंटरवल में कर देंगे, जैसे कि 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70 हो गए अनइक्वल, क्योंकि जो आपका 10 to 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 वो 10 का ही चलेगा। वो किसका चलेगा, 10 का ही चलेगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 40, 45 हो गया अनइक्वल। वहाँ पे 10 पे था, यहाँ कितना हो गया, 5, 5 का डिफरेंस हो जाएगा। कहाँ तक, 65, 60, 65 और 65, 70 तक। फिर 70 के बाद वापस से क्या हो जाएगा, 70, 80, 80, 90, 90, 100। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अनइक्वल क्लासेस। समझ में आया, आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। सो द रिमेनिंग 37 स्टूडेंट्स आर स्प्रेड अक्रॉस ऑल अदर क्लासेस, है कि नहीं, अपन ने अभी हाल मैंने बता ही दिया। तो दीज आउटर क्लासेस ऑल्सो शो ग्रेटर वेरिएशन फ्रॉम देयर क्लास मार्क्स। तो क्या होता है, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए अपन क्या करते हैं, वी स्प्लिट द मिडिल क्लासेस इनटू स्मॉलर इंटरवल्स। तो ये जो मिडिल क्लासेस हैं, इनको अपन ने और कैसे इंटरवल्स में स्प्लिट कर दिया, अपन ने और इनको छोटे उसमें स्प्लिट कर दिया। तो देखो 40, 50 क्या बन गए बेटा, 40, 45, 45, 50, 60, 50, 60 क्या बन गए, 50, 55, 55, 60, 60, 70 क्या बन गए, 60, 65, 65, 70 बन गए। समझ में आया। तो जब इस तरह का डेटा होता है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप अनइक्वल क्लासेस का इस्तेमाल करते हो। आ जाओ। सो ईच ऑफ दीज न्यू क्लासेस नाउ हैव क्लास विड्थ ऑफ 5, ठीक है, अनइक्वल हो गया। और बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं, उनकी क्लास विड्थ कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। वाइल द लेस पॉपुलेटेड क्लास रिटेन्स द ओरिजिनल क्लास विथ कितना, 10। मतलब जिनमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, उनका कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। बस जहां पे ज्यादा डेटा इकट्ठा हो गया है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है कुछ ही क्लासेस में, उनको आप क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। समझ में आया, क्लियर। तब आप इस्तेमाल करते हो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का। सो तो दिस चेंज गिव्स न्यू क्लास मार्क दैट बेटर रिफ्लेक्ट द एक्चुअल डेटा। तो इससे क्या होता है, जो न्यू क्लास मार्क्स अपन ने बनाए हैं उससे ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, उससे ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस होता है एक्चुअल डेटा का इन ईच ग्रुप कंपेयर टू ओल्ड क्लास मार्क्स। दीज न्यू वंस आर मोर एक्यूरेट एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो पिछली अपने क्लास मार्क्स थे उसके कंपैरिजन में जो अपन ने स्प्लिट कर दिया, वो क्या है बेटा, और ज़्यादा एक्यूरेट है और वो और अच्छे से क्या कर रहे हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। Figure 3.2, these class marks are shown on the x-axis and their frequencies are shown on the y-axis in the frequency curve। ठीक है। ये जो शायद मैं डालना भूल गया था, हाँ वो ये मैं डालना भूल गया हूँ। आप NCERT की बुक में आप इसको देख सकते हैं, 3.2 देख लेना आप, उसमें आप इसको देख के अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे कब बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी एरे तब बनाया जाता है खास तौर, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे बनाया जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए। कौन से वेरिएबल्स के लिए, यस डिस्क्रीट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, उनके जो बीच की जो डिजिट्स रहती हैं आप वो नहीं ले सकते। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही लिया जा सकता है क्या, 10.5 10.6 या 2.5 इस तरह से, या 2.25 स्टूडेंट लिया जा सकता है क्या, नहीं लिया जा सकता। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, फ्रीक्वेंसी एरे। आ जाओ। सो फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एरे। यानी कि जब आप किसके डेटा को क्लासीफाई करते हो, जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल्स के डेटा को क्लासीफाई करते हो तो उसे क्या बोला जाता है,
फ्रीक्वेंसी एरे बोला जाता है। सिंस ए डिस्क्रीट वेरिएबल टेक्स वैल्यूज एंड नॉट द इंटरमीडिएट फ्रिक्शनल वैल्यूज बिटवीन टू इंटीग्रल वैल्यूज। समझ में आ गया? क्योंकि जो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या लेते हैं बेटा, सीधा होल नंबर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इनके बीच का नहीं लेगा 1.25। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1.25 नहीं हो सकते, एब्सर्ड है ना, अजीब लगेगा ना, 1.25 कहाँ से आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल डाल रखा है आपको, ये देखो, फ्रीक्वेंसी दैट करस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ इट्स इंटीग्रल वैल्यूज। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो अपने पास फ्रीक्वेंसी रहते हैं, वी हैव फ्रीक्वेंसी दैट करस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ इट्स इंटीग्रल वैल्यूज। ये देखो यहाँ पे भाई, साइज ऑफ हाउस होल्ड, एक मेंबर, कितने हाउस होल्ड है, 5 है, इनमें पॉइंट आ सकता है क्या? हाउस होल्ड में जो साइज ऑफ हाउस होल्ड होता है, क्या वो पॉइंट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मेंबर्स या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे या 9 होंगे। समझ में आया? तो बस इसलिए यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी एरे किसके लिए यूज करा जाता है, या व्हेन यू क्लासीफाई द डिस्क्रीट वेरिएबल, जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डेटा को जब आप क्लासीफाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं, ठीक है। सो द वेरिएबल साइज ऑफ हाउस होल्ड इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल। ये डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि अपन यहाँ पे पॉइंट में नहीं ले सकते, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो सकते हैं। सो दैट ओनली टेक्स इंटीजरल वैल्यूज आर शोन इन द टेबल। तो ये कैसी वैल्यू ले सकता है भाई, इंटीजरल वैल्यूज ही ले सकता है कि भाई नंबर ऑफ हाउस होल्ड कौन, 5 हैं जिनमें एक ही मेंबर है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड जिसमें 2 हैं, 2 मेंबर हैं, वो कितने हैं भाई, 15 घर हैं ऐसे। नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी कि नंबर ऑफ मेंबर 3 हैं जिन घरों में, वो कितने घर हैं, 25 घर हैं। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 4 हैं, वो कैसे घर हैं, 35 घर हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या देखना है बेटा, वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब लिया जाता है, जब 2 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2। चलो, समटाइम्स व्हाइल टेकिंग द सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन वी कलेक्ट मोर देन 1 टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम ईच आइटम इन द सैंपल। कभी कभी जब अपन डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, तो कलेक्ट करते टाइम एक नहीं, एक से ज्यादा टाइप का डेटा अपन क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब मोर देन 1 वेरिएबल, ठीक है। जब मोर देन 1 वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 20 कंपनीज वी में कलेक्ट द डेटा ऑन सेल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो अपन 20 कंपनी का क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हो, तो उनका सैंपल लेते टाइम अपन ने सेल्स के साथ साथ और उनका काय का डेटा ले लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा ले लिया। क्यों ले लिया? दोनों में बेटा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जिन कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है उनकी सेल भी अपन कह सकते हैं अच्छी होती है, जिनका एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं होता उनकी सेल भी अच्छी नहीं होती। तो दे हैव रिलेशनशिप सेल एंड, सो वी हैव टेकन द डेटा ऑफ सेल्स एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एक वेरिएबल सेल हो गया और एक वेरिएबल क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या एक से ज़्यादा आप क्या ले लेते हो, टाइप ऑफ वेरिएबल ले लेते हो, तो वो क्या होता है, वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड वाइब्रेट डेटा। इसे कैसा डेटा बोला जाता है, वाइब्रेट डेटा, एज इट इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, तो ये लो भाई, इसका एग्जांपल भी है, वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे देखिए, इट इज अ टेबल दैट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेबल है जो ये शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, कितने वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो आप देखेंगे वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। तो अब यहाँ पे क्या है, इन दिस टेबल सेल वैल्यू आर शोन इन कॉलम्स। तो जो कॉलम है, कॉलम में आपको क्या मिलेंगे, कॉलम में आपको सेल वैल्यूज मिलेंगे, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वैल्यूज आर शोन इन रोज। तो ये जो आपके रोज में ये क्या है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है भाई, ये आपकी सेल है, ठीक है, 20 फर्म्स की, मतलब फर्म की सेल है। अब तो ईच सेल, तो यहाँ पे क्या हो गया, each cell in the table shows how many companies fall under the corresponding sales and advertisement range। यानी ये लैक्स में मान लेते हैं अपन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन 1000 और सेल्स का है लैक्स में। यानी कि ये देखो यहाँ पे कंपनी जिनका खर्चा 62,000 से 64,000 है और जिनकी सेल कितनी है 115 लाख से लेके 125 लाख है, वो कितनी कंपनीज है, 2 कंपनीज है, ठीक है। फिर वो कंपनीज जिनका एडवर्टाइजमेंट 62,000 से लेके 64,000 है, उनकी सेल कितनी है 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल आपका सेल हो गया और एक वेरिएबल आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है और ये आपकी क्या है, सेल है, और ये इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसे बोलते हैं बेटा वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप दो वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल का जब आप क्या शो करते हो, डेटा शो करते हो। ठीक है, आ जाओ। So example, if a cell shows the number 3, it means that 3 companies have sales between 1,35,000 से लेके 1,45,000 lakh, ठीक है, and the advertisement expenses between 64,000 to 66,000, ठीक है, आया समझ में। चलो लास्ट क्या है अपना कंक्लूजन, इसको कंक्लूड करते हैं भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड समरी, तो क्या भाई डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स इज यूजुअली रो एंड अनक्लासिफाइड डेटा, कि भाई जो भी डेटा अपन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से जो अपन कलेक्ट करते हैं वो कैसा होता है, रॉ होता है और वो अनक्लासिफाइड होता है, यानी उन्हें क्लासीफाई नहीं किया होता। तो टू एनालाइज दिस डेटा अपन नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस डेटा को क्लासीफाई करते हैं, जो कि अपन ने इस चैप्टर में देखा, हाउ द क्लासिफिकेशन इज डन। वाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड ब्रिंग ऑर्डर टू द डेटा। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप डेटा को क्लासीफाई नहीं करोगे, है ना, जब तक आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं करोगे। तो जो क्लासिफिकेशन है हेल्प करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में एंड ब्रिंग ऑर्डर टू द डेटा, जिससे डेटा में क्या आता है, ऑर्डर आता है, और वो ऑर्डर से इट मेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इजियर एंड मोर मीनिंगफुल। इससे क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, और ज़्यादा ईजी हो जाता है, उससे आप और अच्छे से मीनिंग निकाल सकते हो, अर्थ निकाल सकते हो, और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो। तो अपने लर्निंग आउटकम्स क्या है बेटा, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ टू क्लासीफाई डेटा यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन ने ये देखा कि कैसे डेटा को क्लासीफाई करा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। आफ्टर लर्निंग दीज टेक्निक्स स्टूडेंट कैन इजीली प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ। अपन दोनों के लिए कंटिन्यूस वेरिएबल हो चाहे डिस्क्रीट वेरिएबल हो, उनके क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। आइए बात समझ में, क्लियर। चलो तो भाई इसी के साथ अपना जो स्टैटिस्टिक्स का थर्ड चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको उसे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग में उसको समझा के फिर न्यू चैप्टर क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। चलो समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।